हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की क्लास, जो कि हमारे सभी लेखपाल वाले भाइयों के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास साबित होगी, जिसको बहुत ही कम समय में हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हम करते हैं PYQ क्वेश्चन, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर इस टॉपिक से पहले और भी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि आखिर आने वाला जो हमारे लेखपाल की परीक्षा है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th। और इसके साथ साथ जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 8 क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। कल हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम सबसे पहले कल का क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला वो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे विशाल और सबसे अस्थायी परितंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, एक सेकेंड, सबसे विशाल और सबसे अस्थायी परितंत्र कौन सा है। कल कुछ डिस्टरबेंस की वजह से क्लास हमारी नहीं चल पाई थी ना, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास नहीं चल पाई थी। चलिए, तो याद रखिएगा कौन सा है, महासागर परितंत्र। महासागर परितंत्र जो है ये पृथ्वी का सबसे विशाल परितंत्र है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे है निम्नलिखित में से लेंटिक, मतलब कि जो लेंटिक मतलब जो स्थिर जल होता है, स्थिर जल कौन सा है। तो याद रखिएगा लेंटिक का मतलब क्या है, स्थायी जल, मतलब जो स्थिर है, जो मतलब बह नहीं रहा है। अगर हम बात करें नदी का जो जल होता है, नदी हमेशा क्या होता है, नदी बहती रहती है, तो ये जल स्थिर नहीं है। सरिता भी वही है, झरना भी क्या है, झरना ऊपर से गिरता रहता है, तो वो भी क्या है, वो भी बहता रहता है, तो ये भी नहीं है। तो याद रखिएगा तालाब जो है वो स्थिर जल का उदाहरण है, मतलब जिसे हम कहते हैं लेंटिक। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, आगे हमारा, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्लास कल जो है टेक्निकल रीजन की वजह से चल नहीं पाई थी। चलिए चलिए, ये सेव हो गया है, जाने दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। इसमें है दो अलग अलग परितंत्र के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोटोन। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा उसे इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। आवास क्या होता है, जहां पर अलग अलग प्रजाति के जो जीव होते हैं वो रहते हैं, याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, आवास। बायोम क्या होता है, बायोम एक ऐसा स्थल है जहां पर जल, स्थल और वायु तीनों मिले, मतलब ये जो स्थान होता है यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि इकोटोन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, हमारा एग्जाम्पल था जैसे ज्वार नदमुख। क्या था, ज्वार नदमुख जो था, मतलब कि एक तरफ क्या आ गया आपका जल, है ना, और एक तरफ जल का जो पानी है वो किस, सॉरी, जो नदियों का पानी है वो किस में मिल रहा है, बड़े खारे समुद्र में मिल रहा है ना। तो अब इस जगह पर जहां पर ये मिल रहा है, यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता जाएगा इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही इकोटोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इकोटोन कहा जाएगा। अब ये जो क्षेत्र होता है ये जैव विविधता के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं, प्रवाल भित्ति। चलिए, प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा इसे इसलिए वर्षावन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है, अत्यधिक जैव विविधता के कारण इसे वर्षावन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, अगला है यदि आवास जीव का पता है तो निकेतन क्या है। याद रखिएगा ये जो है आवाज जो है किसी भी जीव का पता होता है, मतलब कौन सा जीव कहाँ पर रहता है, इसे कहते हैं आवास। अगर हम ये निकेतन की बात करें तो जीव कार्य के साथ जहां पर रहता है, अपना कार्य भी करता है, तो उसे कहते हैं निकेतन। ठीक है, निकेत या फिर निकेतन। तो याद रखिएगा कर्म भूमि को कहा जाता है, कार्यात्मक भूमिका जो निभाती है उसे ही कहा जाता है निकेत। याद रखिएगा उस स्थान को निकेत कहा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ऑफिस क्या है, आपका ऑफिस है निकेत। याद रखिएगा आपका ऑफिस है वो क्या है, वो है निकेत। और अगर हम बात करें कि आवास क्या है, तो याद रखिएगा आवास जो जहां पर आप रहते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें
कि हमारे ऑफिस में तो हम तो कंप्यूटर वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा जानवर है जिसका मतलब जानवर का काम क्या होता है, अपने से कमज़ोर जीव-जंतु को मारना, है ना? तो आप सोचिए कि अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे कमज़ोर जीव-जंतु हैं, मान के चलिए एक शेर है, ठीक है? याद रखिएगा एक शेर है, यहाँ शेर उस स्थान पर है जहाँ पर बहुत सारे खरगोश हैं, बहुत सारे लोमड़ी हैं, बहुत सारे हिरन हैं, तो क्या ये सब जीवित रह पाएँगे? भाई शेर शेर का काम क्या है? शेर का काम है इन जीवों को मार कर खा जाना। तो आप ये बताइए कि अगर शेर का मतलब निकेत क्या है कि इस जीव को मार के खा जाना, अगर ये जीव शेर के पास रहेंगे तो क्या ये जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, जो निकेत होता है वहां पर केवल एक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, केवल एक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम परितंत्र क्या है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम परितंत्र है जो कि मनुष्य बनाता है, याद रखिएगा, वो है कृषि। कृषि मतलब जो खेत होता है, तो याद रखिएगा खेत और फसल वाला जो चीज होता है उसे जो है मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा परितंत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे छोटा परितंत्र जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा जो फिश पॉट होता है जिसे हम एक्वेरियम कहा जाता है, वो है सबसे छोटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है, अगर आप सभी कल का क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, सॉरी परसों का क्लास अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि परसों पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को कराया गया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इकोटोन प्रजातियों की विविधता और घनत्व आसपास के परितंत्र से अधिक होता है, इसका क्या कारण है? मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि जो इकोटोन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं बहुत ही विशेष प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। साथ ही साथ वहाँ जैव विविधता और वहाँ के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं, विशेष प्रकार की जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना? वहाँ पर जैव विविधता अधिक होता है, काहे होता है ना? तो याद रखिएगा, जैसे ये क्या है, ये एक ज्वार नदमुख का एग्जाम्पल है। इधर से क्या आ रहा है, नदी आ रही है, इधर से क्या आ गया, इधर से आ गया आपका समुद्र, है ना? यहाँ का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, जिसके कारण यहाँ पर विशेष प्रकार के जीव पाए जाएंगे, है ना? अब कुछ जीव जो है, मान के चलिए ये क्या है, ये आपका वन वाला क्षेत्र है, मान के चलिए ये जो है ये आपका वन वाला क्षेत्र है, और ये क्या है, ये आपका है आप मान के चलिए ये आपका समुद्र वाला क्षेत्र है, ठीक है? याद रखिएगा ये पानी वाला क्षेत्र है। अब कुछ जीव यहाँ के और कुछ जो है वन वाले मतलब कुछ जल वाले जीव और कुछ स्थल वाले जीव मिलकर एक नई प्रजाति निर्माण कर देते हैं। नई प्रजाति का मतलब है कि कुछ आपको देखने को मिलेगा ऐसे जीव जो पानी पर भी चल सकते हैं, साथ ही साथ थल पर भी चल सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ऐसे प्रकार के जीव यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोर प्रभाव या एच प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा कोर प्रभाव या एच प्रभाव कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोर प्रभाव या एच प्रभाव किसे कहा जाता है, तो इकोटोन क्षेत्र में जो विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो विशेष स्पीसीज पाई जाती है उसे कहा जाता है कोर प्रभाव। क्लियर है? आगे हम देखते हैं ज्वार नदमुख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा यहाँ केवल ताजा पानी होता है, बिल्कुल नहीं। ये नदी जो है, यहाँ नदी और समुद्र मिलना होता है। याद रखिएगा जहाँ पर नदी और समुद्र मिलता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है ज्वार नदमुख। जैसे ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ये वाला क्षेत्र होगा ज्वार नदमुख। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय परितंत्र नहीं है? भाई स्थलीय परितंत्र नहीं है तो भाई टुंड्रा क्या है, ये भी एक स्थलीय परितंत्र है। सवाना क्या है, सवाना घास का मैदान है, अर्जेंटीना सवाना घास का मैदान है। मरुस्थल क्या है, ये भी क्या है, मरुस्थल एक रेतीला मैदान है ना? जैसे हमारे राजस्थान हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, ठीक है। लेकिन जो ज्वार नदमुख होता है ये स्थल नहीं है, ये क्या है, जहां पर नदी, याद रखिएगा जहां पर नदी का पानी है ना, साथ ही खारे समुद्र का पानी जिस क्षेत्र पर मिलते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, ज्वार नदमुख कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाएगा, ज्वार नदमुख। और इसी ज्वार नदमुख को क्या कहेंगे, मतलब जहां पर दो अलग अलग परितंत्र आपस में मिलेंगे तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इकोटोन भी कहा जाता है। क्लियर है?
तो याद रखिएगा जो ज्वार नदमुख है ये स्थल नहीं है। आगे चलते हैं, सबसे छोटा कृत्रिम परितंत्र किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा जो कृत्रिम परितंत्र है वो हमारा क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जिसमें मछली होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, पानी होता है, जिसका पूरा नियंत्रण कौन करता है? मानव करता है। जिसका पूरा नियंत्रण मानव करता है। पानी बदलना, तापमान स्थिर रखना, ये सभी काम कौन करता है? मनुष्य करता है। क्लियर है? सबसे बड़े की अगर बात करें तो याद रखिएगा जो कृषि है या फिर जो खेत है हमारा, ये सबसे बड़ा परितंत्र है मानव निर्मित। सबसे बड़ा मानव निर्मित परितंत्र खेत, सबसे छोटा परितंत्र कौन सा है मानव निर्मित परितंत्र? वो है एक्वेरियम। क्लियर है? यहाँ से आगे चलते हैं, अगला है तुंड्रा परितंत्र। चलिए, अगर हम बात करें तुंड्रा परितंत्र की, यहाँ पर क्या अत्यधिक गर्मी व रेत पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अत्यधिक वर्षा और घने जंगल होते हैं टुंड्रा प्रदेश में? नहीं। टुंड्रा प्रदेश क्या होता है? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ है ना, बर्फ के साथ साथ यहाँ पर शंकु प्रजात वाले वृक्ष पाए जाते हैं, शंकु प्रजात वाले वृक्ष, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है। क्लियर है? यहाँ पर अत्यधिक ठंड और काई और लाइकेन पाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, यहाँ पर काई और लाइकेन पाया जाता है। क्या? काई और लाइकेन पाया जाता है। ठीक है? यहाँ पर लंबी घास और कम पेड़ होते हैं? नहीं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं लंबी घास और कम पेड़? कहाँ पर? घास के मैदान में पाया जाता है, जैसे सवाना घास का मैदान हो गया, है ना, पंपास हो गया और पेरी हो गया, यहाँ सभी क्या होती है? लंबी घास और कम वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है हमारा, परितंत्र किन घटकों की अंतःक्रिया से बनता है? तो याद रखिएगा परितंत्र जो है किन घटकों के अंतःक्रिया से बनता है? तो याद रखिएगा जैविक और अजैविक जब अंतःक्रिया करेंगे तब जो है परितंत्र बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है? आगे चलते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है? भाई अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? कुल मिलाकर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? मरुस्थल में? नहीं, यहाँ पर तो वर्षा ही नहीं होता तो जैव विविधता पाई ही नहीं जाएगी। टुंड्रा प्रदेश में? नहीं, टुंड्रा प्रदेश में इसलिए नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर जो है ठंडे वनों, यहाँ पर जो है अत्यधिक ठंड और क्या होता है? बर्फ पड़ता है ना, और जो है यहाँ पर बर्फ पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर लाइकेन पाया जाएगा, है ना, यहाँ पर लाइकेन पाया जाएगा और शंकु वाले वृक्ष पाए जाएंगे, है ना। खेत क्या है? खेत तो मानव मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परितंत्र है, जहां पर क्या कह रहा है कि उच्च जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? जहां पर बड़े बड़े वन होंगे। जो वन परितंत्र होगा वो सर्वाधिक उच्च विविधता वाला क्षेत्र होगा। क्लियर है? जो खेत है यहाँ पर बहुत ही कम जैव विविधता पाई जाएगी। अब आप सोचिए कि खेत में कौन से जीव जंतु आते हैं? ज्यादा से ज्यादा केचुआ आएगा, बकुला आ जाएगा, छोटे मोटे और कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो परितंत्र है वो कौन सा परितंत्र है? वन परितंत्र। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो सवाना घास का मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में पाया जाएगा। अब भाई ये थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा ट्रिक लगाकर याद कर लेते हैं। यहाँ पर सवाना से क्या बन गया? सब आना। क्या बन गया? सब आना, सब आना। अब भाई सब कैसे आ पाएंगे? जब फ्री का रहेगा कुछ तभी तो आएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? फ्री का। क्या है? फ्री का। तो याद रखिएगा कोई भी चीज अगर फ्री की रहेगी, अगर फ्री में एंट्री होगा कहीं पर, अगर फ्री में कहीं पर एंट्री होगा तो क्या होगा? सब आएंगे। तो याद रखिएगा सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका में पेरी पाया जाता है। आगे चलते हैं, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और रह गया। चलिए, है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक बहता हुआ जल का एग्जाम परितंत्र है? तो याद रखिएगा लोटिक, लोटिक का मतलब क्या होता है? बहता हुआ परितंत्र। याद रखिएगा लोटिक का मतलब बहता जल। याद रखिएगा लोटिक का मतलब क्या है? लोटिक का मतलब है बहता तंत्र। याद रखिएगा बहता जल। याद रखिएगा क्या है? बहता जल। ठीक है? तो झील, झील क्या है? झील एक बहता हुआ जल है ना। इसके अलावा और देखेंगे। अच्छा, पूछ रहा है कि बहता हुआ जल का परितंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल याद रखिएगा जो हमारी नदी है ये एक परितंत्र है, क्योंकि जो है नदी ही क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाता है। याद रखिएगा नदी से ही क्या बनती है? नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो उस स्थान पर ज्वार नदमुख बनाते हैं, और तो वो एक सबसे अधिक
मतलब सबसे बड़े और सबसे अधिक उपजाऊ वाले परितंत्र का एग्जाम्पल बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्रवाल भित्तिक ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख 4 घटक कौन है? तो याद रखिएगा प्रमुख 4 घटकों में कौन शामिल नहीं है? तो भाई उत्पादकता बिल्कुल सही, अपघटन बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण नहीं, पोषण चक्र को क्या करना? बनाए रखना। तो गुरुत्वाकर्षण जो है शामिल नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, पियरी घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पियरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पर पाया जाएगा? अमेरिका में, मतलब उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सवाना कहाँ पर पाया जाएगा? अफ्रीका में, याद रखिएगा सवाना जो है वो अफ्रीका में पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पंपॉस कहाँ पर पाया जाएगा? याद रखिएगा अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा, स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है। क्लियर है? यूरेशिया में स्टेपीज पाया जाता है। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना, याद रखिएगा अर्जेंटीना में पाए जाने वाला घास के मैदान कौन से हैं? याद रखिएगा घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कौन सा घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा होगा? अभी बताए हैं पंपास, याद रखिएगा। क्लियर है? स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है। पेरी कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सवाना कहाँ पर पाया जाता है? सवाना पाया जाता है अफ्रीका में, जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलीय परितंत्र पाया जाता है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है, याद रखिएगा कितने? 71% भाग पर जल पाया जाता है और इसी पर जलीय परितंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें तो हमारा स्थल कितना है? तो याद रखिएगा 29%। तो पृथ्वी के 29% पर स्थलीय परितंत्र पाया जाता है। क्लियर है? प्रवाल का कंकाल मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो प्रवाल मूंगा होते हैं उनके जो कवर होता है, जो उनका सेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो मैंग्रोव वन है, कौन सा? जो मैंग्रोव वन है वो किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो याद रखिएगा जो मैंग्रोव वन है वो किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो है इकोटोन की। किसके? इकोटोन के एग्जाम्पल है। कैसे याद रखेंगे? वहां पर समुद्र और स्थल मिलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ की जो वनस्पतियां पाई जाती है बहुत ही बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये भी एक इकोटोन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? वह परितंत्र जिसमें बाहरी ऊर्जा, खाद्य, सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा? जिसमें हम सिंचाई करेंगे, खाद डालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे हम कहेंगे खेत या फसल भूमि। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऊंट, सांप और इसके साथ साथ कटीली झाड़ियां, नागफनी, कैक्टस, ये सब किस परितंत्र की विशेषता है? तो भाई किस परितंत्र की विशेषता है? जो हमारे मरुस्थल है उस परितंत्र की विशेषता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सवाना क्या है? ये घास का मैदान है। कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा एक बर्फीला क्षेत्र है। क्लियर है? वन, सघन वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्लावक। प्लावक मुख्य रूप से किस परितंत्र में पाए जाते हैं? जो प्लावक होते हैं वो किस परितंत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो प्लावक होते हैं वो किस परितंत्र में पाए जाएंगे? वो पाया जाएगा महासागर में। याद रखिएगा कहाँ पर? महासागर में पाया जाएगा प्लावक। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इकोटोन क्या है? इकोटोन का संबंध कौन से कथन से सही है? इकोटोन क्या होता है? केवल स्थल पर पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। दो अलग अलग समुदाय मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है आपका, यहाँ हमेशा जैव विविधता कम होती है, यहाँ सबसे अधिक परितंत्र होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो अलग अलग समुदाय मिलते हैं। क्लियर है? दो अलग अलग क्षेत्र मिलकर इकोटोन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा दो अलग अलग क्षेत्र मिलकर, दो अलग अलग समुदाय मिलकर एक इकोटोन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा ये है ना। इधर से हमने क्या देखा था? इधर से नदी जा रही है ना, इधर से
नदी जा रही है, इधर क्या है, इधर बड़ा सा खारा समुद्र है ना। अब यहाँ पर इसका जल मिल रहा है, तो ये वाले क्षेत्र पर क्या हो रहा है, नदी का जल मिल रहा है और समुद्र का खारा जल मिल रहा है। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही जो है इकोटोन कहेंगे, इसे ही इकोटोन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगला है हमारा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र जीवमंडल बायोस्फीयर मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, जहां पर जल थल स्थल तीनों मिलेगा उसे ही बायोस्फीयर कहा जाएगा। यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होगा, है ना। जीवन के लिए सर्वाधिक ये जरूरी है कि हमारे पास जल भी हो, हमारे पास स्थल भी हो और हमारे पास वायु भी हो। क्लियर है, तो उसे क्या कहेंगे, जैव विविधता। तो याद रखिएगा कौन सा है इसमें, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आज का कॉन्सेप्ट करते हैं। ये आपका आंसर की मिल जाएगा, आप एक बार क्वेश्चन को और लगाइएगा और आंसर की को देखकर मैच करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के सिद्धांत की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि परितंत्र में एक मतलब ऊर्जा एक निश्चित रूप से बटा हुआ है ना। अब ऐसा नहीं है कि घास अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए वो जो है हिरण को खाने लगेगा, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा नहीं है कि जो है हिरण अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए शेर को खाने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि किसी परितंत्र में, एक सेकंड, किसी परितंत्र में ऊर्जा प्राप्ति के लिए सभी जीव एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहेंगे। याद रखिएगा एकदम निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये पौधा है, ये अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए शेर को कभी नहीं खाएगा। क्लियर है। हिरण है, ये अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए शेर को नहीं खा सकता। क्लियर है, ये घास को ही खाएगा। हिरण है, ये अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए सूर्य को नहीं खाना शुरू कर देगा या सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना नहीं शुरू कर देगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी एक क्रम में बंधे हुए हैं अपने ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। याद रखिएगा, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह एक रैखिक क्रम में हर स्तर पर ऊर्जा अलग स्तर तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रैखिक स्तर पर है, बिल्कुल रैखिक और क्रम व्यवस्था के आधार पर है। आप यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि अभी हमने कहा ना कि ये बिल्कुल एक लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि शेर को अगर भूख लगाए तो शेर सूर्य की किरण से अपनी भूख मिटा सकेगा, बिल्कुल नहीं मिटाएगा। इसकी भूख किससे मिटेगी, इसकी भूख मिटेगी कोई ना कोई जानवर को खाने के बाद, है ना। ये भी नहीं है कि शेर को घास खाना पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें हैं कि मतलब अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। क्लियर है। अगला क्या है, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो हमेशा एक दिशा होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि याद रखिएगा ये सभी एक दिशा में होते हैं। एक दिशा का मतलब यहाँ पर देखिए, अगर इस पौधे को ऊर्जा चाहिए तो ये किससे लेगा, ये सूर्य से ही लेगा, है ना। पौधे को अगर भूख लगी है, पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता है, पौधों को अपनी वृद्धि करने के लिए अगर ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये हिरण को खाना शुरू कर देगा। ये अपनी ऊर्जा किससे लेगा, सूर्य से ही लेगा। क्लियर है। उसी तरह हिरण को अगर जरूरत है तो ये क्या करेगा, ये सूर्य से ऊर्जा लेगा नहीं, ये किससे लेगा, ये पौधे से लेगा। इसी की तरह अगर किसे, शेर को अगर जो है भूख लगी है और इसे ऊर्जा की आवश्यकता है तो ये किसे खाएगा, ये खाएगा हिरण को। तो ये सब क्या है, ये सब यूनि डायरेक्शन है, एक दिशीय है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये घूम फिर कर इधर आकर खा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे है ऊर्जा का स्तर। ऊर्जा का स्तर, अगर हम ऊर्जा की मात्रा की बात करें, अगर हम ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास मिलती है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक के पास मिलेगी। किसके पास, उत्पादक के पास। आप सभी ने लिंडमैन का 10% का नियम पढ़ा होगा। हमने बताया भी है कि लिंडमैन का जो 10% का नियम है, उस नियम में, इरेज कर देते हैं इसे, उस नियम में ये है कि ऊर्जा जो है अगले स्तर तक, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितना पहुंचता है, केवल और केवल 10% ही पहुंचेगा, बाकी ऊष्मा में नष्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम कहें कि इसके पास जब 1000 ऊर्जा रहेगी तभी तो इसके पास 100 ऊर्जा पहुंचेगी, 100 कैलोरी पहुंचेगी।
और जब इसके पास 100 पहुंचेगी तो तभी इसके पास जो है 10 कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी, है कि नहीं। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास विद्यमान होती है, याद रखिएगा उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे पोषण स्तर की संरचना। मतलब कि ये जो पोषण स्तर है उनकी संरचना कैसे होती है। क्लियर है, चलिए तो याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें कि ये जो पोषण स्तर है, याद रखिएगा पोषण स्तर बना कैसे है। इसे खाएगा सबसे पहले जो सबसे नीचे पिरामिड है, मतलब कि सर्वाधिक क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे घास, यही तो सबसे ज्यादा है ना। तो याद रखिएगा पोषण स्तर की शुरुआत उत्पादक से होता है। उत्पादक के बाद कौन आता है, शाकाहारी जानवर आ जाते हैं, जो कि अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे घास पर निर्भर होते हैं। तो इसका मतलब दूसरे दूसरे स्तर पर कौन आ जाएगा, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, है ना, शाकाहारी जानवर हो गए। क्लियर है। फिर अगला स्तर कौन सा है, अगला स्तर वो है जो ये दूसरे लेवल वाले, दूसरे ट्रॉपिक लेवल वाले जीव जंतु को खाकर अपने भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है, जैसे लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, इसके साथ साथ तेंदुआ हो गया, ये सारे जानवर आ जाते हैं। क्लियर है। और सबसे शीर्ष पर कौन आएगा, उच्च लेवल के मांसाहार, जो T4 पर कौन आएंगे, T4 पर वे जानवर आएंगे जो हाई लेवल के मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो सबसे शीर्ष पर रहेंगे, उनको मारने वाला पैदा नहीं हुआ है कोई भी जानवर। क्लियर है। मतलब वो लाइन आपने सुना होगा ना कि मामा जब तक आप मेरे साथ हो तो बाहुबली को मारने वाला पैदा नहीं हुआ, है कि नहीं। तो उसी तरह शेर को मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, शेर को इसी की प्रजाति मारेगी, या फिर इसको तो मार सकता है मनुष्य, मनुष्य तो जो है सभी को मार सकता है। याद रखिएगा शेर हो गया, इसमें इसमें जो बाज हो गए, ये जानवर हो गए, ये सभी किस पर होते हैं, टॉप पर होते हैं, शीर्ष पर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर का जो स्रोत होता है, सबसे मुख्य स्रोत वो क्या होता है, वो होता है सूर्य। तो प्राथमिक स्तर के जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कौन, हमारे ये पेड़ पौधे। क्लियर है। चलिए तो प्राथमिक स्रोत सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो सीधे उत्पादक को ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य किसे ऊर्जा देता है, सूर्य उत्पादक को ऊर्जा देते हैं, मतलब पेड़ पौधे घास इन सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है। अगर हम जीवों के क्रम की बात करें तो ऊर्जा उत्पादक से मतलब प्राथमिक स्तर पर जाती है। तो याद रखिएगा, देखिए यहां से देखते हैं, इस घास को खाया किसने, इस खरगोश ने, इसके पास ऊर्जा चली गई, मान लीजिए इसके पास 1000 ऊर्जा थी तो इसके पास चला गया 100 कैलोरी ऊर्जा। इस खरगोश के खाया किसने, इस खरगोश को खा लिया इस लोमड़ी ने, तो इसके पास ऊर्जा चली गई 10। इस लोमड़ी को खा लिया किसने, शेर ने, तो इसके पास ऊर्जा चली गई 1 कैलोरी ऊर्जा, है ना, एक 1 कैलोरी। तो याद रखिएगा ऊर्जा का स्तर, जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्तर शुरुआत होता है वो हमेशा जो है सबसे नीचे स्तर से शुरुआत होता है। मतलब सबसे नीचे स्तर पर कौन विद्यमान रहता है, याद रखिएगा सबसे नीचे स्तर पर जो है पेड़ पौधे घास ये सभी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यही कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन से शुरू होता है और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। अंत में कवक और शैवाल पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये पेड़ है, ये क्या हो गया, ये मर गया, पेड़ जो है ये मर गया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये दोनों मर गए, मान के चलिए ये खरगोश भी मर गया और साथ ही साथ ये हिरण भी मर गया। क्लियर है, मतलब मृत हो गया। इसके साथ साथ कुछ घटना हुई और ये सांप भी मर गया, है ना, ये सांप भी मर गया। कुछ और घटना हुई, मान लीजिए बिजली के तार में अटक गया या कुछ भी, ये बाज जो है ये भी मर गया। अब इन सभी का अपघटन करके मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेंगे, अपघटक करेंगे। कौन करेंगे, अपघटक करेंगे, डिकम्पोजर करेंगे। डिकम्पोजर जितने भी मृत पदार्थ होते हैं पर्यावरण में उन सभी को डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा विलीन कर देते हैं, किसमें, मिट्टी में। और मिट्टी में फिर से क्या बना देते हैं, पोषक, मतलब मिट्टी को फिर से पोषक बना देते हैं, उसको फिर से ऊर्जा दे देते हैं, मिट्टी को फिर से पोषण तत्व दे देते हैं। कौन से पोषण तत्व, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी पोषण तत्व फिर से मिट्टी को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है खाद्य जाल की। तो अगर हम बात करें कि खाद्य जाल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि खाद्य जाल जो है, अब ऐसा नहीं है, आप सोचिए
कि कोई कोई सांप है, आप एक इमेजिन कीजिए कि ये सांप है, ये सांप, ठीक है। अगर ये सांप कहे कि भाई सांप क्या खाता है, सांप जो है पर्यावरण के हिसाब से क्या खाता है, मेढक खाता है, ठीक है। अब सांप पहुंच जाए कहाँ पे, सांप पहुंच जाए एक ऐसी जगह पे, मान लीजिए ये सांप जो है आपके घर में घुस गया, नहीं आपके घर में नहीं, आप मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में घुस गया, ठीक है। अब वहां पर तो मेढक होगा नहीं, पड़ोसी का घर बिल्कुल मेंटेन है, एकदम बढ़िया है, तो भाई वहां पर मेढक तो होगा नहीं। अब ये क्या करे, अब सांप ये बोल दे कि भाई हमें मेढक अकेले खाना है और कुछ खाना ही नहीं है, इसके अलावा हम कुछ खाएंगे नहीं, तब क्या होगा, तब तो सांप मर ही जाएगा, है कि नहीं, सांप जो है मर जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई सांप को जीवित रहने के लिए केवल एक जीव पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, केवल ऐसा नहीं है कि भैया हम खाबे तो जो ना मेढका ही खाबे, अगर हम खाएंगे तो सिर्फ मेढक को ही खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। तो सांप को क्या खाना पड़ेगा, सांप को जो है चूहा खाना पड़ेगा, सांप को जो है छोटा सा चूहा खाना पड़ेगा, है ना, अपने जीवन रहने के लिए, अपने लाइफ सर्कल को चलाने के लिए चूहा को खाकर काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है। इसी तरह सभी जीव केवल एक जीव पर निर्भर नहीं रहते, अपने पोषण के लिए केवल एक जीव पर निर्भर नहीं रहते, वो और भी अपने से छोटे वर्ग के जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए हम एक बार ये जाल देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर बात करें कहाँ से, यहाँ से बात करते हैं। ये कौन सा जानवर है भाई, ये भी चूहा है। चलिए अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए ये यहाँ यहाँ से बात करते हैं, क्योंकि श्रृंखला है ना, तो कुछ जाल जैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हम यहाँ से बात करें कि अब, हाँ यहाँ से बात करते हैं, अगर ये टिड्डा है तो ऐसा नहीं है टिड्डा ये बोल देगा कि भाई हमें एक ही प्रजाति की घास खाना है और कोई घास तो खाना ही नहीं है। तो टिड्डा क्या करेगा, सभी प्रकार के घास खाएंगे, है ना, टिड्डा जो है सभी प्रकार के घास खाएंगे। टिड्डा ये फूल वाली भी घास खाएगा, साथ ही साथ ये वाली घास खाएगा, और ये पत्ती वाली भी घास खाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये मेढक है ना, ये मेढक है, मेढक खा लिया किसने, मेढक खाया किसे, टिड्डा को। अब ये क्या है, ये छोटा मेढक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, अगर बड़े मेढक का भोजन, बड़े मेढक को कोई भोजन नहीं मिल रहा है, तब वो क्या करेगा, कोई टिड्डा नहीं मिल रहा है तो अपने से छोटे मेढक को खा लेता है, क्या करता है, अपने से छोटे मेढक को खा लेता है। क्लियर है यहाँ तक। हमने खाद्य श्रृंखला में ये देखा कि अब ये मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, मेढक को कौन खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। अब ये सांप को अगर मेढक मिले ही ना तब क्या खाएगा, तो सांप जो है वो किसे खाएगा, चूहा को भी खा सकेगा, क्या करेगा, चूहा को भी खा सकेगा। क्लियर है। फिर हमने इस खाद्य श्रृंखला में देखा था कि ये सांप को कौन खाता है, बाज खाता है, सांप को जो है चील खाएगा, है ना। लेकिन अगर चील को सांप नहीं मिल रहा है तब, है भाई, अगर चील को सांप नहीं मिल रहा है तब ये किससे काम चलाएगा, चूहा से ही काम चला लेगा, क्या करेगा, चूहा से ही काम चला लेगा। इसी तरह आपस में ये एक दूसरे को खाकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर है, मतलब पूरी तरीके से समझ में आया ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं। चलिए विभिन्न श्रृंखलाओं के, चलिए मतलब जब अलग अलग खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है तब एक एक क्या बनाती है, एक खाद्य जाल बनाती है। क्लियर है, एक खाद्य जाल का निर्माण होता है जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाते हैं तो एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है खाद्य जाल से, तो याद रखिएगा इससे प्रजाति मरती नहीं है, कोई भी प्रजाति खत्म नहीं होती है। अगर सोचिए ये चील, ये जो बाज है, ये बोले कि हमें सिर्फ सांप खाना है, अगर सांप इसे नहीं मिलेगा तो इनकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये सांप को छोड़कर अगर चूहा मिलता है उसको भी निपटा देते हैं, है ना, चूहा को भी खा लेते हैं तो इनकी प्रजाति जीवित रहती है। तो ये खाद्य जाल से जो है प्रजाति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है, आगे चलते हैं। जीव जीवित रहने के लिए कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उनके पास हमेशा वैकल्पिक भोजन का ऑप्शन, मतलब जो वैकल्पिक भोजन, जो भोजन के लिए ऑप्शन उपलब्ध रहता है, ये सांप के लिए देखिए उपलब्ध है। भाई हम क्या खा सकेंगे, हम इस छोटे मेढक को भी खाएंगे, बड़े मेढक को भी खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो चूहे को निपटा देंगे, है ना। तो कुल मिला के बहुत सारे खाद्य श्रृंखला का जो मिलाने के बाद एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा खाद्य जाल। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि खाद्य जाल का महत्व क्या है, तो याद रखिएगा
इससे क्या होता है, इससे परितंत्र में स्थिरता आती है, परितंत्र में स्थिरता आती है, जीव जंतु मरते नहीं है। क्लियर है? यह प्रकृति का एक मजबूत सुरक्षा कवच है, यह प्रकृति का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। यदि किसी एक खाद्य स्रोत में कमी आ जाती है तो वैकल्पिक भोजन उपलब्ध रहता है। तो याद रखिएगा, मान के चलिए इस मेढक में कमी आ गई, मेढक के प्रजनन नहीं हुआ, मेढक और सारे मेढक नहीं आए, तो सांप जो जाति है ये मरेगा नहीं, ये कुछ और खाना शुरू कर देगा, चूहा वगैरह खाना शुरू कर देगा। क्लियर है? आगे हम बात करें कि इसे व्यवस्था से प्रजाति के भूखमरी से नष्ट होने की खतरा जो है काफी कम हो जाता है। मान के चलिए अगर ये कहे, है ना, अभी हमने बताया कि इससे क्या होगा कि कोई भी जीव मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? कि उसके पास वैकल्पिक भोजन करने का ऑप्शन है। अगर हम भैया हमें मेढक नहीं मिलेगा तो हम चूहा ही खा लेंगे, हमें दाल चावल नहीं मिलेगा तो हम तो साग सब्जी खाकर काम चला लेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है जैव विविधता। यह जाल विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कोई भी प्रजाति है, मान लीजिए चलिए ये वाली सांप वाली प्रजाति है ना, ये लंबे समय तक जिएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये मेढक भी खाएगा, ये खरगोश को भी खा लेगा, ये चूहा को भी खा लेगा, है ना, तो ये भूख से तो कभी नहीं मरेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा कि जैव आवर्धन। आखिर ये जैव आवर्धन होता क्या है? ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये जैव आवर्धन, और हम बहुत ही प्यार से देखेंगे कि ये जैव आवर्धन क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम कहें कि हाँ, आपने बहुत पहले एक न्यूज देखा होगा, उस न्यूज में क्या था कि बहुत सारे मुर्गियों को फेंका जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुर्गियों के अंदर, मुर्गियां जो थी वो इन्फेक्टेड हो गई थी, उनके अंदर बीमारी हो गई थी, तो इसलिए मुर्गी को फेंका जा रहा था और लोग चिकन खाना भी बंद कर रहे थे धीरे धीरे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुर्गियों का अंदर जो इफेक्ट जहरीला पदार्थ है वो मनुष्य के अंदर आने का जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत अधिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर हम बात करें कि कोई एक जीव, हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये मुर्गी है, ठीक है, हम मान के चलिए ये क्या है, ये एक मुर्गी है, ठीक है, चलिए काम चला लीजिएगा, ये मुर्गी है। मान के चलिए कि ये जो है ये इन्फेक्टेड हो गई है, इसके अंदर जहर फैल चुका है, ठीक है, इसके अंदर मान के चलिए कि ये 100% इन्फेक्टेड हो गई है, 100% इसके अंदर जहर फैल चुका है, मान के चलिए 10% फैला हुआ है। क्लियर है? 10% फैला हुआ है। जब इसे मनुष्य खाएगा, जब इसे मनुष्य खाएगा, तो याद रखिएगा कि जब इसे मनुष्य खाएगा तो मनुष्य के अंदर 10% नहीं आएगा, मनुष्य के अंदर इस 10% से कई गुना आएगा, लगभग 100% या 80% जहर इसके अंदर आएगा, है ना। क्या होता है कि ये जो जितने भी जहरीले हानिकारक विषैले तत्व होते हैं उनका प्रसार होता है। जब वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो जहरीले पदार्थों का विस्तार होता है, प्रसार होता है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल यही है जैव आवर्धन। क्लियर है? मतलब कि अगर जो जहरीला पदार्थ है वो एक जीव से दूसरे जीव में जब जाएगा भोजन के थ्रू या किसी के थ्रू, तब उसका विस्तार होगा, वो मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जैसे डीडीटी। डीडीटी क्या है? एक छिड़काव वाला पदार्थ है। अभी एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल भी देंगे हम। इसकी मात्रा एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। भाई अच्छी चीज, हमने क्या देखा था कि पोषण स्तर जो था, पोषण स्तर में पोषण स्तर में 10% की कमी आ रही थी, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर 10% की कमी आ रही थी, है कि नहीं। लेकिन जहरीला पदार्थ क्या होगा? जहरीला पदार्थ अपनी अपनी संख्या, है ना, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर बढ़ेगा, 10% ही नहीं कई गुना बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हो रहा, एक विलुप्त तो जीव है। विलुप्त जीव कौन सा? जिसे हम गिद्ध के नाम से जानते हैं। अब ये विलुप्त क्यों होता जा रहा है? विलुप्त इसलिए होता जा रहा है, जो हम अपने जानवर, अपने पशु को, अपने पालतू पशु को, जैसे अगर हम कोई भैंस मान लीजिए पाले हैं, हम एक 4 पैर वाला भैंस हम जो है पाले हैं, ठीक है, चलिए ये हो गया भैंस, हमने इसको पाल रखा है, और ये बीमार होने पर जो हम इसे कौन सा टीका देते हैं? डाइक्लोफेनेक का जो टीका देते हैं, डाइक्लोफेनेक का जो इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन इसके अंदर आ जाता है। क्लियर है? फिर ये भैंस जब मरती है, ये भैंस जब मर जाती है, तब गिद्ध आकर इसे खाते हैं, गिद्ध आकर इसे खाते हैं।
तब गिद्ध के शरीर पर ये डाइक्लोफेनेक का बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे पर्यावरण में गिद्ध की कमी होती चली जा रही है। इसलिए गिद्ध को एक विलुप्त प्रजाति में रखा गया है। क्लियर है? जब हम रेड डाटा बुक को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसे भी डिस्कस करेंगे। अभी तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्लियर है कि जैववर्धन क्या होता है? जैववर्धन वो होता है जब कोई विषैला पदार्थ एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाता है, तब क्या होता है? तब यह विषैला पदार्थ जो है बढ़ जाता है। क्लियर है? दूसरे पोषण स्तर पे जाने पर यह विषैला पदार्थ बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यह खतरनाक प्रक्रिया सामान्य ऊर्जा प्रवाह से बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें 10% बढ़ता था, इसमें क्या हो रहा है? मतलब उसमें 10% ऊर्जा 10% घटती थी, इसमें बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। ऊर्जा हर स्तर पर कम होती थी और जहरीला पदार्थ हर स्तर पर जमा होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे, इसके कारण शीर्ष उपभोक्ताओं में इन रसायनों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि उनके लिए बहुत ही घातक साबित होती है और वो मर जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैववर्धन क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं जैववर्धन को। चलिए, अगर मान लीजिए कि कहीं नदी है और उस नदी का जल जो है दूषित हो जाए, नदी का जो जल है वो दूषित हो जाए, तो याद रखिएगा तब कैसे उस प्रदूषित नदी का, प्रदूषित जल का आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं। इस दूषित नदी का जल किसने ग्रहण किया? मान लीजिए मेफ्लाई ने किया। किसने? मेफ्लाई एक कीट है, ठीक है। मेफ्लाई ने इस दूषित जल का ग्रहण किया, दूषित जल को पिया, ठीक है। इस मेफ्लाई को किसने खा लिया? मान लीजिए छोटी मछली ब्लूगिल ने खा लिया, ब्लूगिल मछली खा लिया, ठीक है। अब ब्लूगिल मछली को किसने खा लिया? बांस मछली खा ली, बड़ी मछली खा ली, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बड़ी मछली खा ली। अब इस बड़ी मछली को कौन खाएगा? मनुष्य खा लेगा। कौन खाएगा? मनुष्य खा लेगा। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर 10% दूषित जल है, मान लीजिए 10% टॉक्सिक एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, लगभग की बात कर रहे हैं, 100 हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आपको, ठीक है। 100% हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पहुंचेगा तो 10,000 हो जाएगा, है ना। और इसके पास पहुंचते पहुंचते, मतलब मानव के पास पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा दूषित जल। क्लियर है? तो मतलब कि जो टॉक्सिक चीजें होती हैं वो अगले पोषण स्तर पर जाने पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जल मिलता है, जल में इसे छोटे जीव ग्रहण करते हैं, जैसे मेफ्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद इसे ब्लूगिल ने ग्रहण किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसे उसे लास्ट में किसने ग्रहण किया? मानव ने ग्रहण किया। इस तरह मानव जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ जो है ग्रहण करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है आवास क्या होता है। अगला जो है हमारा क्या है कि आवास क्या होता है। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में भाई, आवास वो होता है जहां पर हम रहते हैं। हम मान लीजिए, एक तो आवास आपका कौन सा हो गया? एक आवास हो गया जो घर है, आप जहां पर रात में आते हैं, सोते हैं, है ना। दूसरा क्या हो गया कि जहां पर आप जाकर काम करते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑफिस, वो क्या हो गया? वो आपका एक तरीके से दूसरा आवास हो गया। अभी हम बताएंगे कि उसे क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, आवास को आसान शब्दों में जीव का घर कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवों का घर जो होता है वही क्या होता है? आवास होता है। ये क्या होता है? एक भौतिक स्थान होता है जहां पर क्या होता है? जीव निवास करते हैं। क्लियर है? यह स्थान जीव को सुरक्षित रहने के लिए भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो आवास होता है वो कोई भी जीव आसानी से रह सकता है, सो सकता है, वहीं आसपास उन्हें उसे भोजन मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। क्लियर है? और उसे साथ साथ सुरक्षा मिलेगी। भाई, कोई भी जानवर वहीं रहना पसंद करेगा जहां पर वो जीवित रह सके। अब कोई भी हिरन है, वो जाकर शेर की गुफा में तो रहना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम शेर की गुफा में जाएंगे तो शेर हमें खा जाएगा। तो वो कहां पर रहेगा? वो उस जगह छिप कर रहेगा जहां पर शेर की पहुंच ना हो, है ना। तो कहीं ना कहीं जीव को सुरक्षा मिलती है उनके अपने आवास पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आवास के अंदर दो प्रमुख कारक होते हैं, एक जैविक और अजैविक। जैसे कि जो जैविक मतलब जो जीव रहते हैं, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गए, है ना। और दूसरा जो अजैविक, जैसे मिट्टी, पानी, और इसके साथ साथ जो है मिट्टी हो गई, तापमान वहाँ का हो गया, है ना। वहाँ के जो मान के चलिए वहाँ अगर पहाड़ वगैरह है, उस वो सभी रहने का आवास बन जाता है। किसका? मान लीजिए छोटा सा कोई खरगोश है, वो उसका आवास बन जाता है ना। चलिए, तो आवास का मतलब ये है कि रहने का वह स्थान जहाँ पर जो जीव है वो सुरक्षा
महसूस करे और उसे भोजन मिल सके, उसे पानी मिल सके, वो कहलाता है जीवों का आवास। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, आवास के बाद एक और शब्द आता है निकेत। अब निकेत क्या होता है? निकेत आप ये समझिए अपने आसान लैंग्वेज में क्या है, ऑफिस है, आपका कार्य स्थल है। याद रखिएगा, जहां पर आप काम करते हैं एक तरीके से, उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं निकेत। ठीक है, उसे हम पर्यावरण की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, निकेत कहेंगे। याद रखिएगा। चलिए, निकेत क्या होता है? निकेत केवल रहने का जगह ही नहीं होता भाई, आप ऑफिस में केवल रहते नहीं है, वहां पर काम भी करते हैं। उसी तरह निकेत भी है, केवल रहने का स्थान नहीं है, वहां पर काम करने का भी स्थान है ना। याद रखिएगा, केवल जीव कार्य भी करता है। याद रखिएगा, केवल रहता नहीं है, वहां पर कार्य करता है। अब आप यहां पर सोचिए कि कोई शेर है, कोई जो है शेर है, शेर का काम क्या है? शेर का काम है क्या करना? छोटे छोटे जो जीव हैं उनका शिकार करना, उनका उनका जो है शिकार करना शेर का काम है। याद रखिएगा, उनका शिकार करना शेर का काम होता है। अब आप सोचिए कि अगर अगर यहाँ पर मतलब इस निकेत में और भी छोटे छोटे या जानवर आ जाएं, जैसे खरगोश आ गया है ना, जैसे खरगोश आ जाए है ना, हिरन आ जाए, छोटा सा हिरन आ जाए, ये सभी आ जाएंगे, तो क्या ये यहाँ पर रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? शेर है। शेर इतना ज्यादा काम कर रहा है कि सभी का शिकार कर लेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब निकेत में केवल और केवल एक ही प्रजाति के जीव रहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसमें शामिल जीव का खाता और वह अपना शिकार करते हैं। याद रखिएगा, जीव रहते भी हैं, शिकार करते हैं, इसीलिए यहाँ पर छोटे जानवर नहीं आ सकते। वह मतलब वह कब सक्रिय रहता है, दिन या रात में, इसे भी निकेत का हिस्सा ही मतलब होता है। याद रखिएगा, उसकी सक्रियता ये भी निकेत का ही हिस्सा होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। अब इनका जीवन चक्र, प्रजनन कैसे करना है और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करना है, यह निकेत तय करता है। क्लियर है? निकेत क्या तय करेगा कि आखिर प्रजनन कैसे होना है ना, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करना है, ये सभी निकेत तय करेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। निकेत का मतलब क्या है? एक तरीके का कार्यस्थल। ठीक है, मतलब जीवों का कार्यस्थल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा आवास। थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाए आवास और निकेत में। जो आवास होता है, यह एक आवास में कई अलग अलग प्रजाति के जो जीव होते हैं बहुत ही शांतिपूर्वक प्रेम भाव से रहते हैं। क्लियर है? जैसे तालाब, तालाब में मेढक भी है, छोटी छोटी मछलियां भी हैं, बतख भी तैर रहे हैं, है ना, छोटे बड़े मेढक भी हैं, है ना, और इसके साथ साथ और कौन है, ये छोटी और बकुली है ना, यहाँ पर ये बकुला भी उड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ पर बड़ी मछली भी है। तो ये क्या है? ये है आवास का एग्जाम्पल। ठीक है। अगर हम बात करें जहां केवल एक ही प्रजाति पाया जाए, तो वो क्या होता है? वो होता है निकेत। क्लियर है? यहाँ पर हमेशा कंपटीशन बना रहता है कि अगर आज हम इस, ये क्या है, ये है, हाँ चूहा है एक तरीके का, कि अगर आज हम इस चूहे को नहीं खाएंगे तो ये चूहा ये खा लेगा, ये बाज खा लेगा, है ना, तो इसलिए ये लोमड़ी इस चूहे को खा ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? कंपटीशन बना रहता है। आप सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां पर एक कंपटीशन का माहौल रहता है ना, कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हमें बनना है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हमें बनना है, हम पूरे दिन काम किए नहीं, हम पूरे दिन काम किए, ऐसे करके क्या होता है? माहौल वहाँ का कॉम्पिटेटिव माहौल रहता है। जबकि जो आपका घर है, यहाँ पर कोई कंपटीशन का नहीं रहता है। आजकल तो घर में भी फिलहाल कंपटीशन का माहौल बन गया है, लेकिन सामान्य रूप से घर में कोई विशेष कंपटीशन का माहौल नहीं रहता। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। यदि दो प्रजाति एक ही निकेत में होंगे तो उनमें भयानक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। क्लियर है? आगे, संघर्ष के कारण अंततः एक प्रजाति क्या होती है? नष्ट हो जाती है और दूसरा या फिर अपना स्थान बदल लेती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है, अगर हम कीटोन की बात करें, हम इकोटोन की बात कर लिए। इकोटोन क्या था? इकोटोन था जैसे और नदी और साथ में समुद्र, ये दोनों मिले तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। मतलब यहाँ की जो जैव विविधता है बहुत ही अधिक होती है। अब हम बात करते हैं की स्टोन की। किसकी? की स्टोन की। याद रखिएगा, की स्टोन क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह वह प्रजाति है जिसका प्रभाव उनकी संख्या के अनुपात में बहुत कम होता है। ये संख्या में बहुत कम होते हैं। मतलब कि याद रखिएगा, की स्टोन क्या है? की स्टोन प्रजाति में वे जीव आते हैं जिनका प्रभाव जीवमंडल में बहुत ही कम होता है, पर्यावरण में उनका प्रभाव बहुत ही कम होता है, और संख्या में भी ये बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है? जैसे कि हिरण बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे बाघ हो गया, ये सभी बहुत ही कम मिलते हैं। आगे, यदि इन्हें हटा दिया जाए
तो पूरा परितंत्र जो है वो नष्ट हो जाएगा। सोचिए अगर शीर्ष पर से किसी जीव को हटा दिया जाए, मतलब इस बाघ और इस शेर को हटा दिया जाए, तो इतने ज्यादा हिरन हो जाएंगे, इतना ज्यादा खरगोश हो जाएंगे कि पूरे वन को, पूरे जंगल को ही खत्म कर देंगे। छोटा सा पौधा होगा उसे उगने ही नहीं देंगे, उसे क्या करेंगे, उसे खत्म कर देंगे। क्लियर है? याद रखिएगा कि कि ये जो कीटोन प्रजाति के जीव होते हैं इनका रहना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? जैसे बाघ और शेर, अगर ये शाकाहारी जानवरों को ना मारे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जंगल जो है नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाघ ना होने पर हिरण सारी वनस्पतियां खा जाएंगे बिल्कुल, जिससे पूरा जंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही चीज हमने आपको बताया। आगे हम देखते हैं, आगे क्या चीज है, आगे है हमारा, चलिए अगला है हमारा कि समुद्री संतुलन और 10% का नियम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जैसे समुद्री में अगर ऊद बिलाव की बात करें, याद रखिएगा समुद्र में एक समुद्री जीव होता है, कौन सा, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव जो है सबसे अधिक कीटोन कीटोन प्रजाति के जीव का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा कीटोन प्रजाति के जीव का एग्जाम्पल कौन सा है, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव क्या करता है, ऊद बिलाव जो है पानी में रहता है ना, पानी में रहता है वो क्या यह प्रजाति सी आर्चिन को खाती है। याद रखिएगा सी आर्चिन क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि समुद्र के वन को खाते हैं। जो सी आर्चिन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो सी आर्चिन है ये समुद्री वन को खाते हैं। अगर सोचिए कि ये ऊद बिलाव जो है ये सी आर्चिन को ना खाए तो समुद्र में जितने भी वन होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कीटोन प्रजाति का एग्जाम्पल है। किसका, कीटोन प्रजाति के जीव का एग्जाम्पल है ऊद बिलाव। तो ऊद बिलाव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊद बिलाव जो है किस प्रजाति का जीव है, तो याद रखिएगा ये कीटोन प्रजाति का जीव है। ये क्या करता है, ये अपने से कम मतलब किसे खाता है, ये सी आर्चिन को खा लेता है, जिससे समुद्र में पौधे और जो वन वन होते हैं, जो समुद्र के वन होते हैं वो मौजूद रहे वहां पर। नहीं तो सी आर्चिन पूरे पौधे को खा जाएंगे, तो समुद्र में पौधा बचेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए अगला हमने देखा 10% का नियम किसने दिया था, लिंडमैन साहब ने दिया था। इनके अनुसार खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ने पर केवल 10% ही आगे बढ़ता है, बाकी बाकी क्या होता है, ऊष्मा में विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं, ये वही लिखा हुआ है कि 10% स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा जो है ऊष्मा में विलीन हो जाती है। चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सबको समराइज कर लेते हैं, सबको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपको मार्केट में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन ना तो उन क्लास से सिलेक्शन होगा, ना तो उन बुक्स से रिवीजन होगा, मतलब सॉरी, ना तो उस बुक्स से सिलेक्शन होगा और ना ही किसी भी क्लास से सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन जो है आपके माइंड में जितनी चीजें सेव रहेगी उस सेव वाली चीजों से आपका सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज पढ़ने या देखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाए और जैसे ही हम क्वेश्चन को देखें बिल्कुल सही आंसर कर पाए, तब ही हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये है कि रिवीजन बहुत ही जरूरी है और हम अपने सारे क्लास में रिवीजन स्लाइड को लेकर आते हैं जिससे बहुत ही आसान वे में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला जो है रैखिक होता है और एक दिशीय होता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा किसने प्राप्त किया, उत्पादक ने, और उत्पादक से ऊर्जा किसने प्राप्त किया, उपभोक्ता ने। फिर हमने देखा खाद्य श्रृंखला के बारे में, जब कई सारी खाद्य मतलब खाद्य जाल देखा। दूसरा हमने देखा किसके बारे में, हमने खाद्य जाल के बारे में देखा। जब कई सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इससे कोई भी जीव की जो स्पीसीज होती है, जो प्रजाति होती है, वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो भोजन के लिए एक दूसरे पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। सांप को अगर जो है मेढक नहीं मिला तो वो चूहा खाकर काम चला लेगा, है ना, तो इस तरह प्रजाति नष्ट नहीं होती। फिर तीसरे नंबर पर हमने देखा लिंडमैन के नियम के बारे में, जो कि 10% का नियम है। हर पोषण स्तर पर बढ़ने पर 10% पोषण स्तर कम हो जाता है, मतलब 10% ही पहुंच पाता है, बाकी 90% ऊष्मा में विलीन हो जाता है, ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, सॉरी, ऊष्मा में नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे हमने देखा जैव आवर्धन के बारे में। तो जैव आवर्धन क्या चीज है, जहरीला पदार्थ जो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है उसे कहते हैं जैव आवर्धन। याद रखिएगा जहरीला पदार्थ जो है एक जीव से दूसरे जीव में जाने पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि पोषण तत्व जो होते हैं एक जीव से दूसरे जीव में जाने पर पोषण कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन जो हानिकारक पदार्थ हैं
वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे है हमारा, हमने चर्चा की किसके बारे में, आवास के बारे में। आवास वो होता है जहां पर जीव क्या करते हैं, जीव रहते हैं, ठीक है, रहते हैं वहां पर उन्हें, उनको सुरक्षा मिलती है, पानी मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें निकेत के बारे में, निकेत क्या होता है, जीव का कार्यस्थल, एक तरीके से वहां रहने के साथ साथ काम भी करते हैं, लेकिन निकेत में प्रतिस्पर्धा बहुत ही अधिक होती है। यहाँ पर जो छोटे जीव होते हैं वो, उनकी या तो प्रजाति ही नष्ट हो जाती है या फिर वो भाग जाते हैं, कहीं दूसरी जगह रहने लगते हैं। क्लियर है? चलिए फिर हमने देखा की स्टोन प्रजाति के बारे में। तो की स्टोन वो प्रजाति होती हैं जो कि जिनका प्रभाव तो कम होता है, साथ ही वो संख्या में भी कम होता है। अगर की स्टोन प्रजाति ना हो तो जो छोटे जीव होते हैं पूरे के पूरे जंगल को ही साफ कर जाएं। हमने इसमें देखा ऊद बिलाव के बारे में। ऊद बिलाव अगर सी आर्चिन को नहीं खाएगी तो सी आर्चिन पूरे समुद्र के घास को खा जाएगी, तो समुद्र में घास बचेगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका जो एमसीक्यू है वो हम करेंगे कल, या फिर हम इसका जो पीवाई की क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग ही सेशन लेकर चले आएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ये सेशन कैसा लगा आपको इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास थी, आज को जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।